नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और अपनी को-होस्ट मिताली खोडियार के साथ अपने शो स्टोरीज विद ताल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसी हो मिताली और मौसम कैसा है वहाँ? मैं अच्छी हूँ पल्लवी। और जहाँ तक मौसम की बात है तो यहाँ बिल्कुल बरसात नहीं हो रही और बहुत उमस है। सही बात है मिताली, तो आज किससे मिलवाने जा रही हो? पल्लवी, आज हमारी मेहमान है दुर्ग छत्तीसगढ़ की नीलम कौर जी। नीलम जी ने महिला शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। नीलम जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मिताली। हेलो मिताली। हेलो हेलो। पल्लवी। हेलो। बहुत-बहुत शुक्रिया नीलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे शो पर। तो नीलम जी जब कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की, तब उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि तुम तो लड़की हो, आर्ट ले लो, वो सरल रहेगा। पर चुनौतियों को स्वीकार करना नीलम जी का जैसे स्वभाव ही था। सबकी सलाह को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने दिल की सुनी और गणित का विषय लिया। जल्दी ही उनकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और बीएड एमएड की परीक्षा में प्रथम आई। नीलम जी, मैंने सुना है कि आपने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं चाहती हूँ कि उस संघर्ष का वर्णन कीजिए ताकि उन महिलाओं को प्रेरणा मिल सके जो अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश में लगी हुई हैं। और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप अपना वो किस्सा भी शेयर कीजिए जब आपकी मम्मी जी ने कहा था कि जब घर आओ तो गले में हार होना चाहिए। जी। पल्लवी, क्या है कि हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे में क्या होता है कि जॉब नहीं करते हैं ज्यादातर, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। बिजनेस, लड़कियां तो खैर कुछ करती नहीं, हाउस वाइफ या घर पे ही रहेंगी। और लड़के भी ज्यादा पढ़ने में वो नहीं होते हैं। आजकल बदल गया अब समय। तो क्या हुआ कि 12th हुआ तो मेरी दादी जी कहती थी कि अब कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि अब फिर लड़का नहीं मिलेगा। मतलब ये ज्यादा पढ़ जाएगी तो उसके लिए लड़का नहीं मिलेगा। तो फिर मेरी मम्मी जो थी वो पढ़ी लिखी थी, तो वो चाहती थी कि मैं पढूं। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में ही मेरी सगाई हो गई थी। सगाई हो गई, उसके बाद मेरे इन फादर इन लॉ कुछ बीमार हुए, तो उनको 2 साल के लिए पंजाब जाना पड़ा। तो मुझे थोड़ा समय मिल गया। तो मेरी मदर ने क्या किया, रिक्शा लगा दिया था हमने, और सिर्फ परमिशन लेके प्रैक्टिकल वाले डेज पे मैं कॉलेज जाती थी ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि यहाँ से भी ससुराल वाले मतलब जॉब वगैरह यहाँ तो अलाउ होता ही नहीं। तो मेरे यहीं से एक मैसेज आया था कि पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर की बहुएं सैलरी देती हैं, लेती नहीं है। तो जब जॉब ही नहीं करना तो पढ़ने से क्या मतलब है, तो आप मत पढ़िए। लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम ग्रेजुएशन तो कर ही लो। तो बड़ी मुश्किल से मैं रिक्शे में जाती थी, वो भी ढक के, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चले, जबकि सब हंसते भी थे, कोई लूना से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, मैं रिक्शे से जा रही हूँ। तो बड़ा अजीब भी था। तो ले दे के ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, बहुत अच्छे परसेंट तो नहीं बन पाए और शादी हो गई। लेकिन दिमाग में एक हमेशा से था पढ़ाई का, जो था कि मुझे कुछ करना है। तो बड़ा अजीब सा लगता था। जो 2 महीने सिर्फ मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। उसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा सा टच में रहूंगी, तो वो एग्री हो गई। मदर इन लॉ बहुत सपोर्ट करती थी। उसके बाद कुछ साल मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ आगे पढूं। मेरी सिस्टर एमए कर रही थी इंग्लिश में। अब मैं एमएससी नहीं कर सकती थी मैथ्स में, क्योंकि उसके लिए रेगुलर जाना पड़ता। तो मुझे अभी बताना नहीं था किसी को, चुपचाप करना था। तो मेरी सिस्टर प्राइवेट कर रही थी, उसने मेरा फॉर्म भर दिया। वो रेगुलर थी, मेरा प्राइवेट में फॉर्म भर दिया। और वो दोपहर को आया करती थी और नॉवेल की स्टोरी बैठ के सुनाती थी, जो मेरे पास टाइम होता था घर के कामों के बाद। और मैं उसको लेटे लेटे भी कई बार थक जाती थी, तो तुम सुनाओ, मैं लेटी हूँ। ऐसे मैंने एमए इंग्लिश में किया। वो भी एग्जाम के एक दिन पहले मायके जाके, पास में ही मायके है, और पेपर दे देती थी। ये मेरी बात मदर इन लॉ को ही पता थी और हस्बैंड को पता थी। बाकी किसी को पहले मैंने बताया नहीं था। मेरा एमए इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया, वो अच्छे परसेंट हुए उसके भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से थी, तो चलो अच्छे से हो गया। उसके बाद मेरे फिर क्या था कि मुझे बीएड करने का मन, टीचिंग में जाने का था मन। तो बीएड के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, वो डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे होता था। मेरे परसेंट इतने अच्छे नहीं थे, तो 2 साल लगातार मैं भर्ती रही, लेकिन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ऐसे तो कभी जीवन में मेरा बीएड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि परसेंट तो बहुत कम है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने बात की कि क्या इसका उपाय है। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कोटा होता है, आप जाके मिलिए सर से और फिर हो जाएगा। मेरे पापा और मैं गए, जो कॉलेज के मालिक थे उनके यहाँ गए। हम लोग बहुत देर वेट किए, घंटा भर मैं और डैडी खड़े रहे। उन लोगों बोले वेट कीजिए, वो अच्छा उनके यहाँ कुछ भीड़ थी, पता नहीं क्या था। उसके बाद मेरे पापा गए, फिर उन्होंने कुछ पैसे वैसे बताए होंगे जो भी। तो वो तो पॉसिबल, मैं बोली नहीं हो पाएगा। फिर मैं चुपचाप लौट आई। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, एंट्रेंस चालू हो गया। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही बीएड होने लगा। तब मैंने एग्जाम दिया तो मेरा अच्छा रैंक आया, और उसी कॉलेज में
मुझे मिल भी गया, सीट मिल गई। उसके बाद सीट मिलने के बाद फिर घर पे मैंने बताया कि मैंने एंट्रेंस दिया है। पर फिर यहाँ ससुराल में बहू कॉलेज जाएगी, क्योंकि रेगुलर ही होता था, प्राइवेट हो नहीं सकता था, तो इस पे बहुत पहले इशू हुआ। भैया लोग नहीं एग्री थे कि मैं कॉलेज वगैरह जाए, लेकिन मेरी मदर इन लॉ नहीं, मुझे फादर इन लॉ, ये दोनों मेरे सपोर्ट में थे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको जाने दो। उसके बाद जब मैं कॉलेज जाती थी तो कई बातें होती है ना, कि कुछ कुछ बातें सुनती थी मैं कि देखो कॉलेज गई है, पता नहीं काम वाम से बचना, ये कई चीजें होती हैं। तो मैंने मदर इन लॉ को बोला कि देखो मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, हम लोग वहाँ घूमते फिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम हार पहन के लौटोगी, वही जवाब होगा सबका कि तुम कॉलेज में क्या करती हो कि वहां मैं पढ़ने जाती हूँ या एंजॉय करने जाती हूँ। बस ये बात मेरे दिमाग में ऐसी बस गई थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। रात के 2 बजे 3 बजे मुझे नींद आती नहीं थी। जैसे अब्दुल कलाम का वो कोट है ना कि सपने वो देखो जो सोने न दे, वाकई में मुझे सोने नहीं दे रहे थे ये चीज कि मुझे पढ़ना है। और बहुत, और इतना पढ़ी मैं उस समय कि रविशंकर ही एक यूनिवर्सिटी था उस समय, बहुत सारे यूनिवर्सिटी तो अभी अभी आया, उस समय रविशंकर ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में था। तो मैंने टॉप किया था पूरे कॉलेजेस में, और फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला था रमन सिंह जी के हाथों से यूनिवर्सिटी में ही। और ये फोटो, जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था इतने बार जाने के बाद, वहीं आज मेरी फोटो लगी हुई है और वो सबको दिखाते हैं कि देखिए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट। और उसके बाद जस्ट एमएड में भी मैंने फिर टॉप किया था। एमएड किया जब मैंने, तब 2 बार लगातार कंटिन्यू मैंने उस कॉलेज से टॉप किया। और ये भी एक रिकॉर्ड है 25 सालों में उस कॉलेज का कि कंटिन्यू 2 बार उनका नाम आया था कि मेरिट लिस्ट में टॉप करने पे। क्या, और इसमें 2 बातें हैं मिताली देखने वाली। एक तो ये कि किस तरीके से इन लॉज ने सपोर्ट किया, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने सब, जैसा कि आपने कहा नीलम जी, कि वो आपके सपोर्ट में थे। और दूसरा ये कि डिटर्मिनेशन, कि आप जुटी रही, आप लगी रही, आपने सोचा कि मेहनत तो करते ही जाना है और इसको बस किसी भी तरीके से अचीव करना है मैंने। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ये। हाँ सचमुच पल्लवी, मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और नीलम जी, इतना तो सब कुछ मैं नहीं जानती थी बिल्कुल जो आपने बताया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे आप पर कि आप मेरी और मित्र हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे जी जी। फीस के पैसे नहीं थे मेरे पास, फीस काफी थी 54,000, तो मैं किसी से मांगना भी नहीं चाहती थी। तो 54 मैंने अपने गहने, मेरी मदर इन लॉ को कहा कि मैं अपने गहने गिरवी रखती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गहने गिरवी क्या करोगी, गहने कभी फिर बनते नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि एजुकेशन से बड़ा गहना कुछ नहीं है, अगर ये मुझे मिल जाता है ना, वो गहने चले जाए, लेकिन ये मेरी हमेशा मेरे रहेंगे, ये कोई नहीं ले पाएगा। तो जाते हैं तो जाए तो मैंने वैसा भी किया कि फीस के भी सारे इंतजाम मैंने खुद से किया। क्या बात है नीलम जी, ये तो एक तीसरी इंस्पिरेशन हो गई आपके इस बात से। बहुत ही बढ़िया कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा गहना है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। हाँ दूसरे गहने बिल्कुल। तो जिंदगी में फिर बन जाते हैं। जी जी बहुत जी। ही और बढ़िया। सबसे अच्छी बात है पल्लवी, वो गहना कोई चुरा भी नहीं सकता। चुरा भी नहीं चुरा भी सकता। नहीं सकता, बढ़ता ही है वो। बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो नीलम जी, अभी आप महिला शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं, वो हमें बताइए। जी जी। अभी ये है कि सबसे पहला मेरा टारगेट होता है लड़कियों की मम्मियों से बात करना। उनको पहले इंपॉर्टेंस मुझे समझाना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा सपोर्ट किया। तो सबसे पहला मम्मी या मदर इन लॉ ये चाहेंगी, तभी वो सपोर्ट करेंगी, तभी कोई कुछ कर पाता है और अच्छे से। तो गांव में भी जो भी महिलाएं आती हैं, मैं हमेशा उनसे यही समझाती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। आप शादी की बात मत सोचिए, उनको पढ़ा दीजिए, जीवन भर आप सुखी रहेंगे कि लड़की अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के पे डिपेंड नहीं है। तो आपको ये बहुत बड़ी संतुष्टि रहेगी पूरे लाइफ की। दूसरा, मैं हमेशा लड़कियों को, जो जैसे 9th में लड़कियां आती हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। बाकी सारे काम, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि बच्चे इधर उधर बहके ना, तो मैं उनको हमेशा उस चीज को मोटिवेट करती हूँ। इवन कोई भी मदद की जरूरत हो, जैसे फीस की हो या कुछ भी, बुक्स की, मैं हमेशा तैयार होती हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं उसको अरेंज करती हूँ, अपने फ्रेंड से हेल्प लेती हूँ। लेकिन पढ़ाई पैसों के कारण नहीं रुकेगी किसी की, ये चीज में ये होता ही है हमेशा। चाहे मुझे ही जाके एडमिशन भी करानी पड़ी है, कई लड़कियों के पास के गांव में अर्जुंदा है, वहाँ कॉलेज है, मैं खुद जाके एडमिशन भी कराती हूँ। वो कॉलेज के प्रोफेसर भी बोलते हैं कि आप इतना इंटरेस्ट लेती हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो वही इनको इम्पोर्टेंस मुझे बताना पड़ता है बच्चों को और पेरेंट्स को, खासकर मदर को। क्योंकि अगर एक मैन पढ़ता है, मैंने पढ़ा था कहीं, मैन पढ़ेगा तो सिर्फ वो मैन ही पढ़ता है, लेकिन अगर वुमेन पढ़ती है, यानी घर की महिला पढ़ती है, तो एक पूरी जनरेशन पढ़ जाती है।
बिल्कुल। पढ़ाई का एम हमेशा नौकरी नहीं हो। मतलब मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि पढ़ना मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी या तुम कलेक्टर ही बनने वाले हो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा बौद्धिक विकास करता है, मेन ये है। अगर हमारा बौद्धिक विकास अच्छे से हो जाता है तो हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे और सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। तो ये भी क्लियर होती है बात बिल्कुल सही बात है कि नीलम जी। हाँ। मैं तो ये सोचती हूँ मिताली, अगर हमारे देश में, भारतवर्ष में, अगर हर शिक्षक अगर नीलम जी की तरह हो जाए, तो अभी तो गिने चुने ही होंगे, लेकिन हर शिक्षक अगर आपकी तरह हो, आपकी तरह हो नीलम जी, तो मुझे लगता है कि ये जो इलिटरेसी का जो हमारा इशू है इंडिया का, भारत का, वो वैसे ही अपने आप में ही सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही प्रेरणादायक सचमुच बात हाँ। ये आपने कही। सचमुच पल्लवी। और नीलम जी, मुझे खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ की पढ़ाई तुहर दुआर योजना के तहत आपको बालोद जिले में सबसे ज्यादा शंका समाधान करने के लिए प्रथम स्थान मिला है। तो मुझे इस योजना के बारे में बताइए। जी जी। ये कोविड-19 आने के बाद ये जो कॉलेज स्कूल बंद हो गए तो बच्चों की जो पढ़ाई बंद हो गई थी, इसी के लिए एक सीजी पोर्टल लॉन्च हुआ था, पढ़ई तुहर द्वार, जहां पर ऑनलाइन टीचर्स और बच्चे, टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे क्लास अटेंड करते हैं। उसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वाइज भी क्लासेस होती हैं। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट के जितने बच्चों की शंकाएं थी, उसमें सबसे ज्यादा शंका समाधान करने में की लिस्ट में मेरा टॉप में नाम आया था। तो जिनका ऐसा नाम आता है उनका पढ़ई तुहर द्वार जो पोर्टल है, वहां पे हमारे नायक करके कॉलम है, वहां पर उसकी स्टोरी और सारी चीज आती है। तो हम कंटिन्यू पढ़ई तुहर द्वार में भी लगे हुए हैं और शेयर कर रहे हैं अपने वीडियोस ऑडियोस। मैं वहां पे अप्रूवर का भी काम करती हूँ, यानी कि जो टीचर्स वीडियोस डालते हैं उसको पहले हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद वो मतलब अप्रूव करने के लायक है या नहीं है, रीजन के साथ फिर हम लोग उसको अप्रूव करते हैं, और नहीं है तो रीजन के साथ डिसअप्रूव भी करते हैं। जी। क्या बात है। बढ़िया। तो मिताली, नीलम जी को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। नीलम जी, आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं और आप कैसे अपने महिला शिक्षा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती हैं? जी। पुरस्कार के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सारे पुरस्कार से मुझे कभी बहुत इतनी खुशी नहीं हुई है। मुझे जितनी खुशी मेरे बच्चे जब कहते हैं कि मैडम आई मिस यू, आपको बहुत दिन से हम मिले नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, या कुछ कहते हैं कि आपके कारण ये चेंज आया हमारी लाइफ में, वो सबसे बड़ा एक पुरस्कार होता है। तो आगे भी मेरा यही रहेगा कि लड़कियों को प्रोत्साहित करूं एजुकेशन के प्रति, उनको जागरूकता उनमें लाना, और खासकर उनके पेरेंट्स में भी ये भी बहुत जरूरी है। कई लड़कियां क्या होता है ना कि नहीं, अपोज नहीं कर पाती है, जब तक वो उसकी वैल्यू नहीं समझेंगी जी। तब तक वो कर नहीं पाएंगी, ये भी है। और बहुत सारी चीजें आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि लड़कों को भी, लड़कियों के साथ साथ मैं अब ये कर रही हूँ कि लड़कों को भी थोड़ा सा जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि कई जगह लड़के निग्लेक्ट भी हो रहे हैं। तो दोनों तरफ मेरा काम अब चल रहा है। लड़कियों के साथ तो मैं हमेशा ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और बहुत साल मैंने फ्री एजुकेशन भी दिया है, ट्यूशन में कई लड़कियों को फ्री एजुकेशन दिया। और कई ऐसे किस्से हैं, जैसे एक लड़की थी, उसको पोलियो था, बहुत सुंदर थी, पोलियो था, पर उनको, तो उनकी मदर का क्या था कि जल्दी से शादी हो जाए, कैसा भी घर कुछ मिल जाए। तब मैंने उनकी मदर को यही समझाया कि बिल्कुल गलती मत करना, एक तो वो अपाहिज है, और अगर आप उसको पढ़ाएंगी नहीं तो वो समझ लो आप पूरा तरह से उससे अपाहिज कर देंगी। मतलब वो अपाहिज वो ठीक है, लेकिन अगर एजुकेटेड नहीं किया, आप उसको डिपेंडेंट नहीं की, तो फिर तो वो सच में अपाहिज हो जाएगी। वैसे तो वो चल जाएगा। तो उनको समझ में आई, फिर उसने एमकॉम किया, अकाउंट अकाउंट वगैरह कुछ करके फिर वो एक जगह अकाउंटेंट है। शादी भी हो गई, लेकिन वो अपनी स्कूटी वगैरह सब है उसके पास, और बढ़िया से वो जाती है, उसको जाते हुए देखती भी हूँ मैं यहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमेशा मेरा जारी रहता है, जब मुझे दिखता है कुछ, मीन्स अब ये नहीं कि मैं कहीं जाऊं, मुझे जो दिख रहा है, सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, मेरा ये मानना है। जो मेरे सामने है, जो मेरे स्कूल है, जो मेरा गाँव है, पहले मैं यहाँ देखती हूँ कि इसमें कौन से ऐसे बच्चे हैं या कौन सी ऐसी लड़कियां जिसको मेरी जरूरत है। तब मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। इवन मैंने उन लोगों को नंबर भी दे देती हूँ कि भैया तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं घर आ जाऊंगी, तुम्हारे पापा से जिनसे बोलोगे मैं बात कर लूंगी, उसकी चिंता मत करना। और ये मेरा जारी रहेगा, खाली रिटायरमेंट तक नहीं, ये जब तक मेरा जीवन है सारा मैंने एजुकेशन को ही दिया हुआ है। इवन मैंने घर पे भी बोला हुआ है कि जितना मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे मेरे हिसाब से अपने जीवन को लगाने दो एजुकेशन पे, और वो जारी रहेगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल नीलम जी। और जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अपना पढ़ाया हुआ बच्चा अगर वो सक्सेसफुल दिख जाए जिंदगी में,
और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो लड़की आपको आते जाते दिखती है तो अपनी खुद की स्कूटी पे इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो नीलम जी, क्या आप किसी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई हैं? हाँ जी पल्लवी, मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में हूँ। डिस्ट्रिक्ट में जो भी एजुकेशन में चेंज होता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं, उसका ट्रेनिंग हमको SCRT द्वारा दिया जाता है और फिर जिले में आके हम सारे ब्लॉक्स के टीचर्स को वो देते हैं। 2013 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ और अभी कुछ दिन पहले SCRT के द्वारा एक कैंप लगाया गया था, स्पोकन इंग्लिश कैंप, जिसमें गवर्नमेंट का ये था कि कुछ जो गवर्नमेंट के इंग्लिश टीचर्स हैं, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो लैंग्वेज में वो चीज नहीं आ पाती है, तो उसके लिए मुझे स्टेट रिसोर्स पर्सन बनाया गया था। तो हम लोग वहां भी, मैं उसका भी हिस्सा रही हूँ। और जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है, DED BEd जो एजुकेशन को लेकर, तो उस वो भी थी, 2-3 साल तक वो चला है। उसमें हर संडेज को हम लोग जाते थे, मतलब 7 डेज वर्क रहा है मेरा 3 साल तक। वो संडे और वेकेशंस में होता था, जैसे दिवाली वेकेशन है, क्योंकि डिपार्टमेंटल होता था, तो उसका भी हिस्सा रही हूँ। तो जब से मैं हूँ यहाँ, 2011 को मैंने ज्वाइन किया है, 2013 से ही मैं ट्रेनर हूँ और लगातार कोई ना कोई ट्रेनिंग, अभी जैसे पढ़ाई तो द्वार है, तो वर्चुअल क्लासेस कैसे लेना है, इसका ट्रेनिंग चल रहा है। ये भी मेरा कंटिन्यू है, बीच बीच में जाके प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ये जारी है जब से क्या हूँ। बात, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। और नीलम जी, मैं कहना चाहूंगी कि देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, पर परिस्थितिवश उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो शो के अंत में मैं जानना चाहती हूँ कि आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो मिताली, मुझे भी तो 10 साल लग गए थे। शादी के 10 साल बाद मैंने BEd तक पहुंचते पहुंचते 10 साल तो लग ही गए, घर से निकलते निकलते 12-13 साल लग गए। तो वो नहीं होता है। हम अपना जो एम होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों एक अलग अलग है। अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को पार करके हम एम तक पहुंचते हैं। तो एक एम हमेशा दिमाग में रखो, उसको नहीं छोड़ना है, चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एम्स को देख के घबराते रहते हैं, अरे नहीं मैं वहां तक जा ही नहीं सकती। वो नहीं देखना है, अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव को देखना है, पहले मेरे सामने क्या है। जैसे कि 10th पास हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10th होना चाहिए। मैं पहले से ना सोचने लगूं कि कैसे होगा, 12th कैसे करूंगी, कॉलेज जा पाऊंगी कि नहीं। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए, और एम छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। यदि आप चाहोगे ना, सब तरफ से आपका सपोर्ट होने लगता है। अगर आप दिल से चाहते हो तो भगवान भी रास्ते बनाता है। ये मैं खुद उदाहरण हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ इस बात को कि बिल्कुल एम बना लो और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पार करते करते धीरे धीरे पहुंचो। बहुत तेजी से हम नहीं पहुंचते हैं, काफी समय लगता है और काफी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन घबराना नहीं है। नहीं किसी का अपना रिमोट, मेरी जो आदत है, अपना रिमोट किसी को देना नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और घबरा गए। अपना रिमोट अपने पास रखना है। हम जो चाहते हैं हम पाएंगे, और जरूर पाएंगे। और बिल्कुल लक्ष्य को ना भूलो, छोड़ो नहीं, बस वो बिल्कुल, जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया नीलम जी। इस मोमेंट में ये मैंने आपसे ये सीख लिया अभी अभी, और ये बात सुनकर मिताली, मुझे एक्चुअली मन कर रहा है कि मैं आई एम फीलिंग रियली थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स। मेरे जितने शिक्षकों ने मुझे बचपन में पढ़ाया, आपकी बात सुन के मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं जाके उन सबको एक, अगर बोल सकती तो एक शुक्रिया अदा करती हूँ उन सबका। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, और हम आने वाले हफ्तों में फिर वापस आएंगे और भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। अ, हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टोरीज विद पाल पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मिताली।